हम लोगों ने शुरू कर दिए थे और कर भी दिए थे काफी सारे। तो क्या कहते हैं, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, लेकिन आप बचपन से अधूरा पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने आपको फिर पूरा बताया कि मतलब पीछे का लॉजिक क्या है। फिर है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम है हमारे पास में क्या स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि कोई भी अगर हमारे पास में दो या ज्यादा तत्वों से मिलकर बनने वाला कोई यौगिक है, तो उसके जो विभिन्न हमारे पास में परमाणु है उनका द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। दे ताली तेरी मुछली, कौन सा के साइंटिस्ट ने दिया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर गुणन अनुपात का नियम था, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगता है नियम। क्या था इसमें कि अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनने वाले एक से ज्यादा यौगिक है, मान लो कोई दो तत्व है वो एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, तो उनमें क्या है किसी एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दो, तो जो दूसरा तत्व है उसके द्रव्यमान आपस में एक सरल अनुपात में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। फिर आज की कक्षा में हम लोग गेल-लूसेक का आयतनों के संयोजन का नियम पढ़ने वाले हैं। पहले इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 4 5 ऐसे कह सकते हैं, चौथा पांचवा 5 ही नियम है हमारी किताब में। तो चौथा है हमारे पास में गेल-लूसेक का आयतनों के संयोजन का नियम है, फिर उसके बाद में अवोगाद्रो का नियम है, फिर उसके बाद हमारे पास डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, और उसके बाद हमारे पास मोल संकल्पना है। तो देखते हैं कितना समय हमारे पास मिलता है हमें कक्षा में, हम कहां तक पहुंच पाते हैं। सारा हमको लिखना ही है, कल की बात ही सब ने फटाफट से पेन हाथ में लेंगे। तो अगला है हमारे पास में गेल-लूसेक का आयतनों के संयोजन का नियम। तो ये हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट्स चौथा नियम, गेल-लूसेक का आयतन के संयोजन का नियम, नियम संख्या 4। तो क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो यहां पर है ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में। एक बार फटाफट लिख लो सबने, फिर मैं समझा दूंगा क्या है। तो कह रहे हैं हम लोग यहां पर ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में, ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में जब गैसें परस्पर संयोजित होती हैं तो उनके आयतन इस प्रकार हो जाते हैं कि उनमें तथा गैसीय उत्पाद में भी सरल अनुपात प्राप्त होता है। क्या है, भी सरल पूर्ण संख्या का अनुपात पाया जाता है। उत्पाद में भी सरल पूर्ण संख्या का अनुपात पाया जाता है। उदाहरण से समझ में आएगा, शानदार, एकदम कड़क। सबने लिख ली डेफिनेशन यहां पर, यहां पर लिखेंगे एग्जांपल से सारा सब कुछ आपको एकदम कड़क क्लियर हो जाएगा, गारंटी ऑल क्लियर। जैसे हमारे पास में एग्जांपल हमने पहला लिया, यहां पर मान लीजिए हमारे पास में H2 है, गैस के रूप में। यहां पर ये सारी बात चली गैसों के लिए। H2 गैस मान लो, सामने इसके मान लो हम लोगों ने क्लोरीन गैस ली, दोनों के रिएक्शन करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो HCl हम लोगों को बना के देंगे। मान लो गैस की अवस्था में दो यहां पर बनेगा, तो ये मतलब दो थे, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, आगे वहां पर दो आ गया। तो आप ये देखो क्या कह रहे हैं, तापमान और दाब समान रहना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, मान गए भाई, तापमान को सेम रखो आप। तो तापमान और दाब की समान अवस्थाओं में अगर कोई गैसें संयोजित होती हैं तो इनका आयतन इस प्रकार हो जाता है कि जो बनने वाला जो हमारे पास में गैसीय उत्पाद है ना, उसके साथ में ये सारे सरल पूर्ण हमारे पास में संख्या का अनुपात दिखाते हैं। मतलब समझना भाई, जैसे समझ लो इसके आगे 1 लिखा है, तो इसका मतलब मान लो ये 1 लीटर है, फिर मान लो इसके भी आगे 1 लिखा है, तो ये भी 1 लीटर है हमारे पास में, ये आगे 2 लिखा है तो ये 2 लीटर है। तो ये हमारे पास में अनुपात कैसा मिल रहा है, देखो इनके आयतनों का 1:1:2। समझ में, सब जैसे आपको देखोगे ना, हमारे पास में जो हमने कल नियम पढ़ा था गुणन अनुपात का नियम, तो उसमें गैसों के बीच में या जो भी हमारे पास दूसरा पदार्थ था उसके द्रव्यमानों के बीच में हमको एक सरल अनुपात मिल रहा था। कल एक स्टूडेंट मेरे को चैट सेक्शन में पूछ रहे हैं, मैं लास्ट में देखा जाके कि सर ये अनुपात क्या होता है। अरे अनुपात का मतलब है रेशियो, तुलना करते हैं ना, ऊपर है। तो लॉ हमको कहता है इनको स्टूडेंट्स, क्या अवोगाद्रो का नियम हमारे को कहता है, अवोगाद्रो का हाइपोथेसिस भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ना एक संकल्पना, देखो एक तो होता है प्रैक्टिकल के बेसिस पे बताना और एक होता है मतलब थ्योरेटिकल बताना। तो इनकी जो बात थी ना वो थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल थी, लोग मान नहीं रहे थे, लोग बेइज्जती कर रहे थे उसको कि तुम क्या है, कल को कुछ उठा के कहते हो मान लेंगे क्या, मतलब प्रैक्टिकल से नहीं बता रहे थे। इन्होंने अभी धारणा दी कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए ऐसा। तो इनका क्या है, हाइपोथेसिस है, अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। तो क्या हमारे पास में ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में, पॉइंट हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या, ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में, ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में, ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में समस्त गैसों के समान आयतन में, समस्त गैसों के समान आयतन में गैसों के कणों की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ऐसा लिखा है हम लोगों ने, अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो इसको समझो, बहुत बहुत सिंपल। आज की तारीख में लगेगा क्या यार, क्या मतलब यार भैया मजे ले रहे हो आप हमारे, लेकिन उस समय भारी बात थी। समझो, आप एक काम करो, सेम साइज के ना डब्बे लो, एकदम सेम ले लो, एकदम सेम साइज है ना, सेम साइज पैक करो, सेम साइज पैक करो, डब्बे ले लो, भूखे बुला लो, जो करना कर लो, सेम साइज के होने चाहिए हमारे पास, सेम साइज। और इसमें मैंने पहले बोल दिया ताप और दाब समान रहना चाहिए, ताप और दाब हमारे पास में समान रहना चाहिए। टेंपरेचर व प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। भाई सेम टेंपरेचर है सबका, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर सारे। और अगर प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे चारों तरफ, ताप सेम है, मतलब सेम जगह पे रखूंगा ऐसा मान लो। तीनों अलग अलग गैसें भर दो, जैसे इसमें आप भर दो हाइड्रोजन गैस, इसमें आप भर दो मान लो क्लोरीन गैस भर दो, इसमें आप भर दो ऑक्सीजन गैस, कोई भी भर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी भर सकते हो, जो मर्जी पड़े आपको भर लो। अब देखो सर, इनमें समान ताप और समान दाब पर समान आयतन में, आयतन सेम है, डब्बा सेम हो गया मतलब आयतन सेम हो गया यार। अगर डब्बा सेम है तो आयतन सेम होना चाहिए ना। तो इनमें जो कणों की संख्या होगी इन गैसों की वो सेम होगी। जैसे समझो ये H2 है हमारे पास, कितने हैं H2, 5 है हमारे पास, कणों की संख्या कितनी है, 5 है। Cl2 बड़ा होगा साइज में थोड़ा, समझ रहे हो सर, Cl2 साइज में थोड़े बड़े होंगे लेकिन संख्या सेम होगी, क्योंकि आयतन सेम है, दाब सेम है, ताप सेम है, गैस अवस्था है, अवस्था सेम है, गैस तापमान सेम है, सबका दाब सबका सेम है। तो इनमें जो कणों की संख्या होगी वो सेम होगी, सेम आयतन में। बस इतनी। CO2 तो और बड़ा होगा, CO2 में तो तीन चीजें आ गई ना हमारे पास। CO2 में अगर हम नोटिस करेंगे तो मान लो बीच में C है, फिर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये C है, ये सॉरी ये C, ये दोनों ऑक्सीजन साइड में बीच में कार्बन है, फिर ये बीच में कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, फिर मान लो बीच में कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है। संख्या कितनी रहेगी, 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, इधर भी 5, 5 तो मैंने ऐसे रैंडम एक नंबर ले लिया है, लेकिन कहने का मतलब कि हमारे पास में अगर फिर से पढ़ो, देखो ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में अगर टेंपरेचर और प्रेशर को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है सर कर दिया हमने, समान अवस्था में समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, समस्त गैसें जितनी गैसें लानी ले आओ तुम, कितनी बड़ी गैस उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोजन गैस हो, HCl गैस हो, H2SO4 गैस हो, SO2 गैस हो, SO3 गैस हो, जो भी गैस हो मतलब नहीं, मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई मतलब नहीं। अगर वो गैस है समान ताप पर और समान दाब पर, उनमें अणुओं की संख्या समान, आयतन में अणुओं की संख्या सेम होगी, बस आयतन सेम होना चाहिए, ये ध्यान रख देना। जो डब्बे हैं उनका साइज आपका सेम होना चाहिए, बस इतना सा अगर ध्यान रख लोगे तो उनमें कणों की संख्या जो है वो बराबर होगी। कहने का मतलब ये है अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या वो जो है वो बराबर। जैसे मैं बुक में आप लोग देखोगे ना, ऐसा एक डायग्राम भी दिया है, जैसे देखो सुनो, ये एक आयतन का डब्बा है, मान लो 1 लीटर डब्बा है, मान लो ना, मान लो ये भी 1 लीटर डब्बा है, वो भी 1 लीटर डब्बा है, तीनों 1 लीटर डब्बे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हाइड्रोजन का आयतन है, हाइड्रोजन कितने हैं, मान लो 1 2 3 4 5, देखो HH मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर के एक अणु बना रहे हैं, तो इसमें कणों की संख्या 1 कण 2 कण 3 कण 4 कण 5 कण, यहाँ मतलब अणुओं की संख्या तो 1 अणु 2 अणु 3 अणु 4 अणु 5 अणु। यहाँ पर भी क्या हमारे पास में एक और हाइड्रोजन का ऐसे बना दिया, सेम बना दिया, तो इसमें 5 अणु है हमारे पास, तो एक आयतन इसका और एक आयतन इसका मिलेंगे किससे, एक आयतन ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के कितने आयतन हो गए हमारे पास, टोटल 2, एक आयतन मेरा 2 आयतन हो गए। ये कितना आयतन है हमारे पास में, एक आयतन ये है ऑक्सीजन का। सम हुआ तो क्या बना हमारे पास में H2O बने, जलवाष्प, ये 2 आयतन हमारे पास बन गए। यहाँ पर जलवाष्प के हमारे पास कितने आयतन बने, 2 आयतन बने। यहाँ पर देखो H2O 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 H2O, सुनो ध्यान सुनो, इधर ये सारे जुड़ गए हमारे पास में। यहाँ पर आयतन डबल करके देखो, सुनो ऐसे नहीं बोलोगे कि डबल कैसे हो गए, आयतन डबल किया तुम देख नहीं रहे हो, मतलब तुम मस्ती कर रहे हो, ध्यान नहीं तुम्हारा क्लास में। समझो अगर आयतन एक ही रखते तो 5 H2O की आपको गैस मिलती, 5 ही H2O के अणु मिलते आपको, लेकिन आयतन डबल कर दिया ना तो गैसों की संख्या भी डबल हो जाएगी, गैस के अणुओं की। तो H2O 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 इसमें गिनोगे तो कितने हैं, 10 H2O हैं आपके पास, 10 H2O हमारे पास में है। कैसे है 10 H2O, ये सारे ऑक्सीजन टूट के अलग हो गए, सिंगल सिंगल हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 आपके पास में 10 थे, तो 10 H2 थे और 10 सिंगल सिंगल O हो गए, तो टोटल 10 H2O बन गए हमारे पास। तो नियम हमारा बड़ा सिंपल है कि तापमान समान कर दो, दाब समान कर दो और आयतन को फिक्स कर दो, तो जितनी भी गैसें आपको लानी है ना सेम आयतन में ले आओ, उनका संख्या जो होगी वो समान होगी। बोलो जय माता की, लिखो चैट सेक्शन में जय माता की सर, आ गया सर समझ में, भारत माता की जय, जय माता की। बोले सर किसकी जय करवा रहे हो, अरे अपने मम्मी पापा की नहीं कर सकते क्या, यार तुम्हें कैसे समझ, जोर से बोलो जय माता की, अरे बोलो जय माता की, अरे मैं नहीं सुना, जय माता, प्रेम से बोलो। तो ये था हमारे पास में गेलू से एक बाबा का अवोगाद्रो बाबा का हाइपोथेसिस या संकल्पना, उनका एक क्या है परिकल्पना है, कही हुई है ना, उनको कलेक्ट करके और एक पेपर लिखा है 9 पेज का, तो उनसे अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपसे शेयर भी करेंगे, पढ़ना उसको आप लोग। तो क्या है हमारे पास में सबसे पहला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में यहाँ पर, डाल्टन ने हमको बोला कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, तो पदार्थ या द्रव्य जो है वो अविभाज्य, मतलब परमाणु को और ज्यादा विभाजित हम लोग नहीं कर सकते। बोले सर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते हैं, देखो वो अब की बात है, अब हमें समझ में आता है कि उससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा आप देखोगे परमाणु एक बेसिक आइडेंटिटी मतलब आधार है, परमाणु एक आधारभूत संरचना है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन रहेगा, अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग, कि अगर मान लो हमारे पास में फॉर एग्जांपल कोई सा भी तत्व, जैसे मान लो आयरन है हमारे पास में Fe, तो लोहे का हम लोगों ने टुकड़ा लिया, अब इसमें लोहे के कितने परमाणु होंगे, अरबों खरबों नरबों, हमको पता नहीं, इतने तो गिनती नहीं आती हमको, इतने ज्यादा परमाणु होंगे, परमाणु बहुत छोटा बहुत छोटा, तो इसमें खूब सारे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कितने सारे आयरन के इसमें परमाणु होंगे, तो ये सारे परमाणु आपस में सेम होंगे, इनका द्रव्यमान भी सेम होगा और इनके गुणधर्म भी सेम होंगे। अगर एक ही तत्व है, जैसे मान लो लोहा थोड़ा अमेरिका से ले आओ, लोहा थोड़ा भारत से ले आओ, लोहा थोड़ा चाइना से ले आओ, लोहा थोड़ा श्रीलंका से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, यूरोप से ले आता आते, तो इन सबकी अगर तुलना करोगे तो इन सब में जो परमाणु है हमारे पास में उसका द्रव्यमान जो है उसके जो गुण है उसी में जी जी क्या मतलब गुण सब सेम होंगे। ये हमारे पास में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है, तो अगर तत्व चेंज हो जाएगा तो द्रव्यमान उसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या लिख रहे हैं, विभिन्न तत्वों के भिन्न होते हैं। अगर तत्व चेंज कर दोगे तो परमाणु द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है गुण भी चेंज हो जाए। जैसे आपने एक ले लिया लोहा, दूसरा ले लिया सोडियम, अब गुण चेंज हो जाएंगे, द्रव्यमान चेंज हो गया होगा, सोडियम का द्रव्यमान 23 होगा, लोहे का कुछ और दबाव 53 होगा, अब गुण भी चेंज हो जाएंगे, लोहे को काट नहीं सकते चाकू से, सोडियम को काट सकते हो, ठीक है, दोनों धातु में काफी गुण सेम भी रहेंगे, हो सकता है गुण चेंज भी ना हो, सेम ही रहे, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाएगा ना। मान लो लोहा है, लोहे के कोई और तत्व मान, लोहा भी धातु है, कॉपर भी धातु है, ऐसा मान, लेकिन दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल अलग अलग है, थोड़े गुण के अलग है, ऐसा समझ रहे हो भाई। लोहे के जितने भी आपने परमाणु इसमें देख लिए, जैसे मान लो लोहा नहीं लिया आपने, कुछ और ले लिया, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या ले लिया, सोडियम को ले लिया, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, इसका भी 23 द्रव्यमान होगा, इसका भी 23 द्रव्यमान, द्रव्यमान भी सेम होगा, उनके गुण भी सेम होंगे। एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, एक से अधिक तत्व निश्चित, एक से अधिक तत्व जो होते हैं स्टूडेंट्स वो निश्चित परमाणु के अनुपात में संयोजन से हुए बनाते हैं। एक से अधिक तत्व निश्चित परमाणु, निश्चित परमाणु द्रव्यमान, निश्चित परमाणु के या एक से अधिक तत्व परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जुड़कर निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। समझे क्या, एक से अधिक तत्व परमाणु के निश्चित अनुपात में जुड़कर के कोई से भी, जैसे H2O था, CO2 था, उसमें परमाणु का निश्चित अनुपात था, जैसे हमने द्रव्यमानों का भी देख लिया था, भाई निश्चित अनुपात में द्रव्यमान जुड़ते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा, कोई भी यौगिक उठा लो उसमें जो उसका अलग अलग तत्वों के बीच का परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था, कल की क्लास पढ़ा था, स्थिर अनुपात का नियम, उसी की चर्चा हो रही है। तो देखो डाल्टन ने क्या किया, चीजों को एक साथ लिया, तब तक एक नियम किसके नाम पे चल रहा है, एक नियम किसके नाम पे चल रहा है, एक साथ कोई थ्योरी नहीं, परमाणु को समझने की बात करो तो एक साथ कोई बात नहीं